रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध को बचाने के लिए रूस परमाणु युद्ध छेड़ सकता है। कठिन परिस्थितियों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर होगा और इसी मौके पर पुतिन ने भी विनाश का वचन लिया है। पुतिन ने शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया है। पुतिन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शेर सिर्फ दहाड़ कर ही अपनी ताकत का एहसास करवा देता है। इसीलिए पुतिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ना ही रोज कैमरों की चकाचौंध में बयान जारी करते हैं। पुतिन एक बड़े सम्मेलन में मेहमान की तरह शान से आते हैं। गर्व के साथ बैठते हैं। पुतिन से सवाल पूछे जाते हैं और पुतिन अपने मन मुताबिक सवालों का उत्तर देते हैं। और ये जवाब शेर की दहाड़ की तरह असर करते हैं, जो अमेरिका समेत नाटो के 30 देशों के जनरलों के माथे पर पसीना ला देती है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बाद में बने, पहले वो फिल्म के हीरो थे। ज़ेलेंस्की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज फिल्मी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, लेकिन ये डायलॉग किसी के काम के नहीं। ज़ेलेंस्की सिर्फ बातों से जवाब देते हैं। पुतिन रात दिन 24 घंटे अपनी मिसाइलों से यूक्रेन में ऐसे हमले करते हैं कि यूक्रेन के करोड़ों लोग थर्रा उठते हैं। पहली बार पुतिन को इतने गुस्से में देखा गया है कि पुतिन की भाव भंगिमा बता रही है कि यूक्रेन में बहुत बड़ा खूनी गदर होने वाला है। व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन को डराने वाला एक खतरनाक भाषण दिया और इस भाषण में पुतिन ने कहा कि अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान का भी वही हाल करेंगे जो जर्मनी के लेपर्ड टैंक का हाल किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 6 जून को दावा किया है कि कीव को F-16 लड़ाकू जेट प्रदान करने के लिए कई देशों के नेताओं से एक गंभीर और शक्तिशाली प्रस्ताव मिला है। जल्दी प्रमुख सहयोगियों के साथ अंतिम समझौता किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की की इस बयान के बाद ही पुतिन के कैंप में हलचल बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि F-16 दुनिया के सबसे शानदार और जबरदस्त लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। पुतिन जानते थे कि ज़ेलेंस्की अब युद्ध में जीतने के लिए कोई ना कोई ऐसी चाल जरूर चलने जा रहे हैं जो रूस को चौंका सकती है। ज़ेलेंस्की ने भी पहले यह बयान दिया था कि हमें लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। दरअसल पुतिन को सबसे ज्यादा गुस्सा बाइडेन के F-16 पर दिए गए बयान पर ही आया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने G7 नेताओं से कहा था कि अमेरिका यूक्रेन के पायलटों को F-16 का प्रशिक्षण दिए जाने का समर्थन करता है। क्रोध पुतिन के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжелых событий, трагических на Украине и не было, и в помине не было. Но, тем не менее, санкции вводились. Но не исключаю, что если бы была другая администрация, нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, просто отказались. यूक्रेन को अभी एक भी F-16 मिला नहीं है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के आसमान में पहुंचते ही उसे मार गिराने का प्लान भी बना लिया है। दावे के मुताबिक रूस ने अपने सबसे ताकतवर स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 से अमेरिका के F-16 को मिट्टी में मिलाने का पुख्ता प्लान बना लिया है। 16 महीने से जारी युद्ध में रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। व्लादिमीर पुतिन का टारगेट पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऐसे में यूक्रेन के मददगारों और पुतिन के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। जंग में यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, लिहाजा जो बाइडेन ने जापान के हिरोशिमा में G7 के मंच से यूक्रेन को सबसे नई मदद का ऐलान किया था। New joint efforts with our partners to train Ukrainian pilots on fourth-generation fighter aircraft like the F-16. And this week, the G7 also imposed hundreds of new sanctions and export controls against Russia's assets to ensure that we keep pressure on Putin to hold his backers accountable for this war. These are sanctioning them as well. पुतिन ने ज़ेलेंस्की की एक और दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की हमेशा दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पुतिन हिटलर की तरह एक तरह से तानाशाह हैं और वो यहूदियों की तरह पीड़ित हैं। ज़ेलेंस्की हमेशा से ये विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं, लेकिन अब पुतिन ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए पहली बार ये बयान देते हुए कहा है कि ज़ेलेंस्की असली यहूदी नहीं है, ज़ेलेंस्की नियो नाज़ी है। Но по технике, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии и 186, по-моему, да, 186 и 418 бронемашин различного класса. Но я уж сейчас не говорю про личный состав, это нужно, чтобы Министерство обороны само озвучивало. Но, повторяю, самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. पुतिन ने एक और बड़ी बात कही है। पुतिन ने दुनिया के सामने ये दावा किया है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद भी रूस की आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं हुआ है। रूस ने यूक्रेन युद्ध पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने खनिज तेल को बेचने के रास्ते ढूंढ लिए, यानी दूसरे देशों ने रूस का तेल बेचकर रूस को मुनाफा कमा कर दिया और इसीलिए पुतिन को अपनी आर्थिक नीतियों पर गर्व है। Как можно заставить какую-то страну с многомиллионным населением сказать: не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода? Ну кто так может сказать? А если кто-то может, какой-то придурок так и говорит, его слушать не будут. Не будут слушать, в этом вся проблема. И вот те люди, которые это делают, они в конце концов должны понять, что это контрпродуктивно не только для какой-то мировой экономики, непонятно какой, на первый взгляд. Для миллионов людей неприемлем. एक तरफ पुतिन की आर्मी लगातार यूक्रेन के अंदर नाटो के टैंक्स को नेस्तो नाबूद करने में जुटी हुई है और दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार हथियारों की फैक्ट्रियों के दौरे किए जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने ओम्स्क में टैंकों और तोपखानों के कारखानों के प्रोडक्शन की जानकारी हासिल की है। उन्होंने टैंक बनाने वाले एक कारखाने में विजिट किया है।
रूस के रक्षा मंत्री का आदेश एकदम साफ है कि युद्ध क्षेत्र में टैंकों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि रूस की तैयारी कितनी लंबी और कितनी खतरनाक है। Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Действительно, потери у них очень большие, ну, примерно больше даже, чем 1 к 10. पुतिन की आर्मी लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। कीव में भी पुतिन की आर्मी का डर है। यही वजह है कि अभी यूक्रेन के लोग बंकरों में रहना अच्छा समझते हैं। आपको तस्वीरें देखकर हैरानी होगी कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कीव शहर ही बंकर के नीचे चला गया हो। खास तौर पर कीव के अंदर मेट्रो स्टेशनों को बंकर की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हमेशा एक सुरक्षित ठिकाने साबित होते रहे हैं। Тому що я проводив колегу. Взагалі я в метро не ходжу. До війни відношусь трошки так, як життєрадісний пофігіст. Тому що чим більше чогось боїшся, тим більше те притягуєш. जैसे ही कीव के अंदर हवाई हमले का सायरन बजता है, लोग मेट्रो स्टेशनों के नीचे अंडरग्राउंड होने में ही भलाई समझते हैं। Навчаємо проводити серцево-легеневу реанімацію на догоспітальному етапі, навчаємо зупиняти кровотечі, боротися з якимись станами, які найчастіше виникають, і звичайні пересічні громадяни можуть розпочати надання допомоги до моменту приїзду бригади екстреної медичної допомоги. पुतिन के हमलों ने यूक्रेन को पस्त कर दिया है। बांध टूटने के बाद यूक्रेन के लोगों के बीच से आ रही तबाही की तस्वीरों ने लोगों के मन में रूस का खौफ भर दिया है। Я вилазю в це віконечко, діти ще спали, я сіла на дах, я дивилася, ну просто апокаліпсис. Пливуть дачі, тобто ця течія, все заповнено, ландшафт повністю змінений. Це не так, як гарно от у нас у Плавнях, наш острівок був, там протока, Камиш. Тобто це море, сплошне море, це пливуть островки з деревами, цей бруд, його несе. Я просто підняла руки до неба і сама про себе кажу: Боже мой, підкажи, будь ласка, що мені робити? Що я можу зробити для них, щоб їх врятувати? कुल मिलाकर यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो वेंटिलेटर पर है और यूक्रेन के लोग पुतिन की दया पर जिंदा हैं।